स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपन लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द पढ़ेंगे। लेखांकन में किन किन शब्दों को अपने को जानना ज़रूरी है, तो पारिभाषिक शब्दावली में देखिए सबसे पहले आती है इकाई। इकाई से यहाँ क्या अभिप्राय है, देखिए इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिनका एक निश्चित अस्तित्व, जिनका क्या हो, एक निश्चित अस्तित्व। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से, विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से। जैसे क्या हो जाता है, जैसे आपने सुपरमार्केट देखा होगा, हायर ज्वेलर्स देखे होंगे, ITCL आदि। एक लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व के लिए तैयार किया जाता है। एक लेखांकन प्रणाली विशिष्ट व्यावसायिक अस्तित्व यानी कि विशेष व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, अलग अलग व्यवसायों के लिए लेखांकन प्रणाली को क्या किया जाता है, एक विशिष्ट रूप दिया जाता है। इसे लेखांकन इकाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेखांकन इकाई भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हुई आपके इकाई। इकाई से क्या अभिप्राय, ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित अस्तित्व हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके लेन देन। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है। दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयाँ अगर है और उन व्यावसायिक इकाइयों के बीच अगर कोई घटना घटित होती है, घटना का मतलब जिसका कुछ मूल्य हो, ऐसी कुछ घटना घटित होती है तो उसे लेन देन कहते हैं। यह माल का क्रय हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, लेनदारों को भुगतान हो सकता है, व्यय आदि हो सकती है। यह एक नकद अथवा उधार सौदा भी हो सकता है। अब लेन देन देखो, आपने किसी को माल दिया, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, पैसा प्राप्त कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, लेना देना। माल आप खरीद रहे हो तो माल आपने लिया, उसके बदले आप पैसा दोगे। लेनदारों को भुगतान, लेनदार क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन आगे। फिलहाल में लेनदारों को भुगतान, जो अपने से मांगने वाले हैं उनको भुगतान करना पड़ेगा, और खर्चे जो व्यय होते हैं वो। यह एक क्या है, नकद अथवा उधार सौदा हो सकता है। लेन देन नकद भी हो सकता है और उधार भी। कभी कभी हो सकता है, अपन देखते हैं कि अपन वस्तुएं मार्केट से क्रय तो कर लेते हैं, लेकिन पैसा उसका बाद में देने के लिए बोल देते हैं कि भाई पैसा आपको बाद में दे दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, उधार सौदा हो गया। और अगर आप कैश भुगतान दे देते हो तो वो क्या हो गया, नकद भुगतान या नकद सौदा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कहेंगे अपन लेन देन। परिसंपत्तियां देखिए यहाँ पर, यह किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं, पैसा कमाने के स्रोत, आर्थिक स्रोत, जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जाता है। जिन्हें मुद्रा के रूप में अपन क्या करते हैं, उपयोगी ढंग से प्रकट कर लेते हैं। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है तथा इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। परिसंपत्ति का कुछ मूल्य होता है और साथ ही इनको व्यवसाय चलाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सुपर बाजार के पास ट्रकों का बेड़ा है, यानी कि उनके पास बहुत सारी ट्रकें हैं, ट्रकों का बेड़ा है, जिनका उपयोग यह खाद्य पदार्थों की सुपुर्दगी के लिए करता है, माल की सप्लाई के लिए करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर माल पहुंचाना है तो वो अपने ट्रकों के माध्यम से उसको पहुंचाता है। ट्रक इस प्रकार से उद्यम को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। ट्रक इस प्रकार जो व्यवसायी है, उद्यमी है, उसको क्या करते हैं, आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, पैसे संबंधी लाभ पहुंचाते हैं। इसे सुपर बाजार के तुलन पत्र की परिसंपत्तियों की ओर दर्शाया जाएगा। तुलन पत्र के बारे में भी आगे डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो तुलन पत्र मैं आपको बता दूं कि तुलन पत्र में दो पक्ष होते हैं, एक परिसंपत्ति पक्ष और दूसरा दायित्व पक्ष।
परिसंपत्तियों को सामान्यतः दो वर्गों में बांट दिया है और परिसंपत्तियों को वापस दो वर्गों में बांटा इन्होंने, चालू संपत्तियां और गैर चालू परिसंपत्तियां। तो इस तरीके से परिसंपत्तियों के भी दो भाग अपन ने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि परिसंपत्तियों का जो चार्ट बना हुआ है, देखो परिसंपत्तियों को दो भागों में बांटा है, गैर चालू परिसंपत्तियां और चालू परिसंपत्तियां। गैर चालू परिसंपत्तियां, इसमें देखिए स्थिर परिसंपत्तियां, गैर चालू निवेश, स्थगित कराधान संपत्तियां, दीर्घकालीन ऋण एवं आगरी और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां। उसमें भी वापस स्थिर परिसंपत्तियों में इसके वापस भाग कर रखे हैं मूर्त परिसंपत्तियां, अमूर्त परिसंपत्तियां, पूंजीगत कार्य पर प्रगति और विकास के अधीन परिसंपत्तियां। इधर चालू संपत्तियों में देखिए, चालू परिसंपत्तियां माल की सूची, व्यापार विपत्र, नकद एवं नकद के समतुल्य, लघु अवधीय ऋण एवं आगरी और अन्य चालू संपत्तियां। इन सभी बिंदुओं के बारे में आगे के चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके यहाँ पर देयता। जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी कि तुलन पत्र जो होता है उसमें एक पक्ष तो किसका होता है, एक पक्ष होता है आपके परिसंपत्तियों का, तो दूसरा पक्ष आपके किसका होता है, देयता या दायित्व का। वे देनदारियां या ऋण, वे देनदारियां या ऋण जो आपने किसी से लिया है, जिनका भुगतान व्यावसायिक इकाई ने भविष्य में किसी समय करना है, जिसका भुगतान व्यावसायिक इकाई को के द्वारा भविष्य में करना होगा। यह लेनदारों का फर्म की संपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व करती है। देयता क्या करती है, यह लेनदारों का, जो लेनदार अपने से मांगने वाले हैं वो अपनी फर्म की संपत्तियों पर दावे का प्रतिनिधित्व कर सकती है, यानी कि जब भी वो पैसा मांगेंगे अपनी फर्म की संपत्तियों पर वो दावा कर सकते हैं। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी न कभी उसे धन उधार लेने और उधार पर वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय आप चाहे कैसा भी कर रहे हैं उसमें आपको उधार लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। आप कहीं से धन उधार लाते हो व्यवसाय चलाने के लिए, तो आपको कहीं व्यवसाय में वस्तुओं को उधार भी बेचना और खरीदना पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई आपके देयता। आप धन कहीं से उधार लाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे दें। सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसा मांगेगा और आपका दायित्व बनता है कि आप उस पैसे को चुकाएंगे। उधार वस्तुएं आप खरीद रहे हैं तो खरीदने पर भी आपको पैसे का भुगतान करना होगा। तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, देयता हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयता के भी चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है। देखो देयता को दो पार्ट में बांटा है यहाँ पर, गैर चालू देयता है और चालू देयता है। दीर्घकालीन ऋण, गैर चालू देयता में दीर्घकालीन ऋण, स्थगित कराधान देयता, अन्य दीर्घकालीन ऋण और अन्य दीर्घकालीन प्रावधान। इसी तरीके से चालू देयता में लघुकालीन ऋण, देय विपत्र, अन्य चालू देयताएं और लघुकालीन प्रावधान। इस तरीके से ये देयता है, इनको भी डिटेल से आगे वाले टॉपिकों में चैप्टरों में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है शब्दावली में पूंजी। क्या आता है, पूंजी। व्यवसाय के स्वामी, स्वामी कौन, जिसने व्यवसाय की स्थापना की है वो व्यवसाय का क्या हो गया, स्वामी हो गया। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। व्यवसाय में व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो भी पैसा निवेश किया जाता है, यानी कि व्यवसाय चलाने के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। व्यावसायिक इकाई के लिए इसे स्वामी रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है।
भाई व्यावसायिक इकाई के लिए देखो, आप व्यावसायिक इकाई के लिए आपको यहाँ बताया है स्वामी रोकड़, या तो जैसे मान लें कि 10 लाख से व्यापार प्रारंभ किया, 10 लाख कैश लाया, अथवा परिसंपत्ति, परिसंपत्ति के रूप में यानी कि 10 लाख की संपत्तियों से उसने व्यापार प्रारंभ किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख नकद और 10 लाख की संपत्तियों से व्यापार प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके से इसे स्वामी रोकड़ या परिसंपत्ति के रूप में ला सकता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर, व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां हैं पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, स्वामी का अधिकार रहता है, उसका ही दायित्व उस पर रहता है। इसे तुलन पत्र के देयता की ओर पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। अब मैंने आपको बताया तुलन पत्र में 2 पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्ष में जो परिसंपत्ति पक्ष है और दूसरा पक्ष बताया आपको देयता पक्ष, तो देयता पक्ष की ओर इसे पूंजी के रूप में दर्शाया जाएगा। अंडरलाइन कर सकते हो आप इन सबको, आपको इन सब के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है। विक्रय, विक्रय में देखिए, विक्रय के बारे में सभी जानते हो आप। विक्रय वस्तुओं की बिक्री यानी कि वस्तुओं को बेचना, सेवाओं की बिक्री यानी कि सेवाओं को बेचना, या उपयोगकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुलागम यानी कि उपयोगकर्ता जो आप सेवाएं बेच रहे हो जिनको, तो जिनको बेचने से आपको कुछ प्राप्त होता हो तो कुलागम। विक्रय नकद भी हो सकता है और उधार भी। विक्रय कैसा हो सकता है? नकद भी हो सकता है, आप नकद बेचो, और कभी कभी व्यवसाय को उधार भी बेचना पड़ सकता है। तो विक्रय क्या हो सकता है? नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके यहाँ पर आगम। क्या आता है? आगम। आगम एक प्रकार से आय भी कह सकते हैं इसको। यह वह धनराशि है जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री, जो व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है, या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से वो क्या करता है? उसे अर्जित करता है। इसे विक्रय आमदनी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विक्रय आमदनी, विक्रय पर आमदनी। आपने बेचा है तो उस पर आपको जो इनकम हुई है, तो कहने का तात्पर्य आप बेचने पर जो आमदनी हुई है उसे विक्रय आमदनी भी कहा जाएगा। आमदनी की अन्य दूसरी मदें जो अधिकांश व्यवसायों में समान रूप से प्रयुक्त होती है, यह है कमीशन। यदि आपको कमीशन मिल रहा है, ब्याज है, लाभांश है, रॉयल्टी है, प्राप्त किराया है, ये भी क्या कहलाएगी? आमदनी कहलाएगी। इनको भी अपन क्या कहेंगे? आमदनी से आय। आय किसी से भी हो सकती है, किसी से का मतलब ये कि वस्तु बेचने से भी हो सकती है, और बीच में आप जैसे कमीशन ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, लाभांश ले रहे हो, रॉयल्टी है, किराया प्राप्त है, तो इन सब से भी आपको जो आमदनी होती है उसे भी आय अपन कहते हैं, जो अपने को प्राप्त होती है। व्यय में देखिए, व्यय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, यानी कि आप जो भी आगम अर्जित कर रहे हो, जो भी इनकम आपके पास, आप उसे प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास में जितना भी आपका अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, यानी कि जो लागत आ रही है, वह लागत होती है। साधारणतया व्यय का मापन एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई, एक लेखांकन अवधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि 1 अप्रैल से क्या बताया था, 31 मार्च। तो एक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में उसको किया जाता है। अधिकांश व्यय की अधिकांश मदें क्या होती है? मूल्यह्रास, जो आपकी एक पूरा चैप्टर भी है जिसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मूल्यह्रास, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, बिजली, पानी, दूरभाष आदि की लागत, यानी कि इन सब पर जो आपके द्वारा किए जा रहे हैं खर्चे हैं, खर्चे का मतलब ये है कि आपने जो भी इनका भुगतान किया है वो सब क्या कहला रहे हैं? व्यय कहला रहे हैं। खर्च में यहाँ देख लीजिए आप, खर्च किसे कहेंगे अपन, क्योंकि व्यय और यहाँ खर्च,
व्यय एक्सपेंसेस हो ही गए आपके। खर्चों में देखिए, यह किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर, आप किसी लाभ या सेवा या संपत्ति को प्राप्त करने पर जो राशि व्यय करना अथवा आपकी जो देनदारी उत्पन्न होती है, जो आपको देना होता है, उसे क्या कहते हैं? खर्च कहते हैं। खर्च के उदाहरण देखिए, वेतन, माल का आपने क्रय किया तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, मशीन क्रय की तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, फर्नीचर आपने क्रय किया तो भी आपको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या हो गया? खर्च हो गया। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है तो इसे व्यय कहेंगे, इसे व्यय कहेंगे। और क्वेश्चन में आपको बता ही रखा है जिसे आगम व्यय कहेंगे। यदि किसी व्यय का लाभ, आपको व्यय कर रहे हो और उसका लाभ आपको 1 वर्ष के भीतर अगर प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? यहाँ पर आगम व्यय। क्या कहलाता है? आगम व्यय। और दूसरी ओर, यदि खर्चे 1 वर्ष से अधिक, खर्चे का लाभ, आपने जो भी खर्च किया है उसका लाभ आपको 1 वर्ष से अधिक तक मिलता रहता है तो इसे संपत्ति माना जाएगा। संपत्ति मतलब पूंजीगत व्यय भी इसे कहते हैं। इसके उदाहरण में आ जाएंगे मशीन, फर्नीचर आदि। 1 वर्ष के भीतर की बात करें तो वेतन आ गया, जैसे माल का किराया आ गया, आपने 1 वर्ष में उसका भुगतान कर दिया तो वो क्या कहलाया? आगम व्यय कहलाया। लेकिन यहाँ पर देखिए, 1 वर्ष से अधिक यदि आपने खर्चा किया और एक खर्चे का लाभ आपको 1 वर्ष से अधिक मिलता है, यानी कि आपने मशीन लाए हो तो स्वाभाविक है जब तक वो मशीन चलेगी, जब तक अपने को लाभ देती रहेगी। फर्नीचर है तो फर्नीचर का भी उपयोग आप जब तक करेंगे आपको फायदा, लाभ उसका मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इनको क्या कहेंगे? आगम व्यय और पूंजीगत व्यय। अंडरलाइन कर सकते हो आप यहाँ पर क्वेश्चन की दृष्टि से भी, आगम व्यय किसे कहते हैं और पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। आगम व्यय जिसका लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता हो, और पूंजीगत व्यय जिनका लाभ दीर्घ काल तक प्राप्त होता रहे। लाभ देखिए, लाभ क्या होता है? लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का अधिक है। एक लेखांकन वर्ष जैसे बताया आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च जैसे मान लीजिए, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये क्या हो गया? लेखांकन वर्ष हो गया। लेखांकन वर्ष के अंदर आपकी आमदनी कितनी हुई है, भाई जितने भी खर्चे व्यय आपने किए हैं उन खर्चों पर आपको आय, आमदनी कितनी हुई है, वही आपका क्या कहला रहा है? लाभ कहला रहा है। इसमें स्वामी की पूंजी में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें जो स्वामी होता है व्यवसाय का, उसकी पूंजी क्या होती है? निरंतर बढ़ती रहती है। अभिवृद्धि यहाँ देखिए, अभिवृद्धि व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं, व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं अथवा लेन देनों से होने वाले लाभ को, जो भी घटनाएं घटित हो रही व्यवसाय में और लेन देन हो रहे हैं, उनसे अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर अभिवृद्धि कहेंगे। इसके उदाहरण में देखिए, स्थायी संपत्ति का विक्रय। आपके पास कोई स्थायी संपत्ति थी, उस स्थायी संपत्ति को आपने बेच दिया, जैसे आपके पास मकान था और आपने उसको बेच दिया, ठीक है, स्थायी संपत्ति। न्यायालय में किसी मुकदमे को आपने जीत लिया हो, किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई हो, आपने व्यवसाय के लिए कोई ज़मीन ली थी और उसके जैसे मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो उन सभी को क्या कहेंगे अपन? अभिवृद्धि यहाँ पर कहेंगे। हानि क्या होती है देखिए, किसी अवधि की संबंधित आगम से, यानी कि किसी अवधि में, अवधि विशेष में जो संबंधित आय है, आगम है, से व्यय अधिक होना, यानी कि आपकी इनकम से खर्चे व्यय क्या हो गए? अधिक हो गए, तो उसे क्या कह रहे हैं अपन? उसे अपन हानि कह रहे हैं। इससे स्वामी की पूंजी क्या हो जाती है? घट जाती है। इससे जो व्यवसाय के स्वामी होता है उसकी पूंजी कम हो जाती है। यह मुद्रा अथवा मुद्रा सममूल्य लागत पर व्यय में हुई हानि की पुनः वसूली न होने का संकेत करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी आपकी वस्तु के निर्माण में लागत आई, उतनी लागत भी आपको प्राप्त नहीं होती है, तो वो क्या हो गई? हानि। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु का उत्पादन करने में आपके 1000 रुपये खर्च हो गए, लागत लग गई, लेकिन आपको
अब उस वस्तु को बेचने से केवल 900 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे क्या मानेंगे अपन, इसे लागत से भी पैसा आपको 100 रुपये कम मिल रहा है, यानी कि आपको क्या हुई है, हानि हुई है। उदाहरण के लिए चोरी हो गई अथवा आग दुर्घटना आदि से रोकड़ और माल का क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। चोरी से, आग से आपकी रोकड़ या माल नष्ट हो जाता है। इसे स्थायी परिसंपत्ति के विक्रय पर होने वाली हानि भी सम्मिलित होती है। इसमें स्थायी परिसंपत्ति यानी कि आपके पास कोई स्थायी परिसंपत्ति थी, यानी कि आपके पास जमीन थी और आपको पैसे की ज़रूरत थी और आपने किसी कारणवश उसे जितने में खरीदी उससे कम मूल्य पर बेच लिया। माना कि आपने 10 लाख में खरीदी, लेकिन आपको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए आपने उसको 8 लाख में बेच दिया, तो विक्रय संपत्ति पर हानि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। बट्टा देखिए, बट्टा विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती को क्या कहते हैं, बट्टा। यह 2 प्रकार से दी जाती है। एक ढंग है वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य पर तय प्रतिशत से कटौती, उसे ऐसी छूट को क्या कहते हैं, व्यापारिक बट्टा। जैसे कि वस्तुओं का जो मूल्य है उस पर 10%, 5%, 2% क्या किया अपन ने, सामने वाले व्यक्ति जो खरीद रहा है उसको छूट दी, तो ऐसी छूट को क्या कह रहे हैं, व्यापारिक बट्टा। अंडरलाइन कीजिएगा व्यापारिक बट्टा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है आपके, व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के विक्रय पर सूची मूल्य से तय प्रतिशत पर जो कटौती होती है उसे अपन क्या कहते हैं, व्यापारिक बट्टा कहते हैं। यह कब दिया जाता है, यह साधारणतः विनिर्माता यानी कि जो निर्माता है, निर्माताओं द्वारा थोक व्यापारियों को एवं थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापारियों को इस प्रकार का बट्टा दिया जाता है। वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार यदि भुगतान तिथि अथवा उससे पहले देय तिथि पर भुगतान कर देता है तो उन्हें देय राशि पर कुछ छूट दी जाती है। यह कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय दी जाती है, इसलिए इसे नकद कटौती या नकद बट्टा भी कहते हैं। नकद कटौती एक ऐसा प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान के लिए प्रेरित करता है। एक तो हो गया आपकी व्यापारी बट्टा, जो आपको बताया मैंने कि जो उस पर प्रिंट मूल्य है, उस प्रिंट मूल्य पर सूची मूल्य जो है उस पर निश्चित प्रतिशत के रूप में काट कर दे दिया जाता है। और दूसरा जो आपको बता रहे हैं नकद बट्टा, नकद बट्टा आपके यहाँ से शुरू होता है वस्तुओं के उधार से। आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वस्तुओं के उधार से उधार विक्रय पर जब वस्तुओं का उधार विक्रय होता है तो व्यापारी उन व्यक्तियों को समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए वो उन्हें क्या करता है कि भाई आप जैसे समय पर भुगतान कर दोगे तो हम आपसे इतना पैसा और कम ले लेंगे। तो इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाता है। तो ऐसा बट्टा कहलाता है नकद बट्टा कहलाता है, जो देनदारों को तुरंत भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी को 15,000 रुपये का माल बेचा है और सामने वाले व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप मेरे को 1 महीने में भुगतान कर देंगे तो मैं आपसे 14,000 रुपये लूँगा, और अगर आपने 1 महीने में भुगतान नहीं किया तो मैं आपसे 15,000 रुपये पूरे लूँगा। तो इस तरीके से वो व्यापारी, अगर सामने वाला जिसने खरीदा है, अगर वो व्यवसायी समय पर भुगतान कर देता है 1 महीने में, तो जो 1,000 रुपये का बट्टा दिया जा रहा है वह नकद बट्टा कहलाएगा। प्रमाणक देखिए, किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। कोई लेन देन किया आपने और उसके लेन देन के रूप में विलेख यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहे, लेन देन के कोई डॉक्यूमेंट होंगे तो डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास रहेगा प्रमाण, उसको क्या कहेंगे अपन, प्रमाणक कहेंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझिए, हम माल खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो मिलता है। आप माल खरीदते हैं कहीं से तो आपको बिल के रूप में क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है। यदि हम इसे उधार खरीदते हैं तो हमें बीजक मिलता है, और आप किसी दुकान से आप उधार खरीदोगे तो आपको एक बीजक दिया जाएगा जो उधार राशि को बताएगा। जब हम भुगतान करते हैं, आप उनको भुगतान करोगे तो आपको स्लिप काट के देंगे, रिसिप्ट काट के देंगे कि भाई आपने उनका भुगतान कर दिया। तो ये सब क्या होगा, प्रमाणक।
किसी वस्तु के संबंध में ये सारे प्रमाणक हो गए। भाई आपने किसी से कैश वस्तु खरीदी, उधार खरीदी या आपने भुगतान किया है, तो इनके फलस्वरूप जो भी आपके पास प्रमाण है वही प्रमाण क्या कहला रहे हैं, प्रमाणक कहला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए माल, महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट। माल वह उत्पाद जिनसे व्यवसायी कारोबार करता है, वह उत्पाद जिनसे व्यवसाय क्या करता है, कारोबार करता है, माल कहलाता है। अर्थात वह क्रय या एवं विक्रय अथवा उत्पादन एवं विक्रय कर रहा है, जिनका वह क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है, वही माल कहलाएगा। किसी व्यवसायी द्वारा जो वस्तु लगातार खरीदी और बेची जा रही, वही उसके लिए माल होगा। जिन वस्तुओं को व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदा जाता है उन्हें माल नहीं कहेंगे। अगर व्यवसायी किन्हीं वस्तुओं को अपने व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदता है और कभी कभार बेचता है, रेगुलर नहीं बेचता, कहने का मतलब कभी लेन देन हो जाता है उसका, तो वो माल नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए आप, फर्नीचर विक्रेता यदि मेज और कुर्सियाँ खरीदता है तो यह माल है, लेकिन दूसरों के लिए फर्नीचर परिसंपत्तियाँ माना जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यवसायी है, किराना मर्चेंट है या कोई रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापारी है, वो फर्नीचर खरीदता है तो वो उसके लिए माल नहीं होगा। इसी प्रकार से स्टेशनरी का कारोबार करने के लिए स्टेशनरी माल है, जबकि दूसरों के लिए वह एक व्यय कीमत है, दूसरों के लिए सामान्य एक खर्च माना जाएगा। तो यहाँ आपको स्पष्ट है माल क्या है। माल वह है जिसके संबंध में व्यापारी लेन देन करता है, वही माल होगा, बाकी अन्य नहीं। क्रय का मतलब यहाँ खरीदने से है। क्रय एक व्यवसाय द्वारा नकद या उधार प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य, नकद या उधार प्राप्त वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो क्रय कहलाता है, जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया। और उन वस्तुओं को आपने क्यों खरीदा है, क्योंकि उन्हें विक्रय करना है। एक व्यापारी इकाई में माल को क्रय उसी रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है। एक उत्पादन इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है, जो प्रोडक्शन इकाई होती है जिसमें निर्माण किया जाता है, वहाँ कच्चा माल क्रय करते हैं, फिर उससे परिवर्तित कर अपन क्या करते हैं, पक्का माल बनाते हैं और उसे फिर बेचते हैं। क्रय नकद भी हो सकता है, आप जो खरीदते हो वो खरीदना नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। इस तरीके से आगे देखिए, व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली गई नकद राशि या वस्तुएं क्या कहलाती है, आहरण कहलाती है। अब यहाँ देखिए, आहरण का मतलब बताया आपको कि व्यवसाय का जो स्वामी है वो अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से अगर कुछ पैसा निकाले या व्यवसाय में से अगर कुछ वस्तु निकाले तो वो क्या कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। चाहे व्यवसाय वस्तु निकाल रहा है चाहे वो पैसा निकाल रहा है, उसे क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। जैसे उदाहरण बता दूं कि व्यवसायी ने अपने निजी कार्य हेतु व्यवसाय से 10,000 रुपये निकाले, ये क्या हो गया, आहरण। व्यवसाय ने अपने निजी कार्य हेतु व्यवसाय से 5,000 का माल निकाला, ये क्या हो गया, आहरण हो गया। इस आहरण को क्या करते हैं, आहरण स्वामियों के विनियोग को घटाता है। आहरण जो भी होता है, व्यवसाय से अगर कुछ निकालते हैं तो स्वामियों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी विनियोग किया है, उस विनियोग को क्या करता है, घटाता है। स्टॉक में देखिए, स्टॉक को रहतिया भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें किसी भी व्यवसाय में जो वस्तुएं अतिरिक्त पूर्जे या अन्य मदे हाथ में होती है उनका मापन स्टॉक कहलाता है। जब भी वर्ष के अंत में हिसाब किताब किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने पास कितना माल पड़ा है मौजूद बेचने के बाद, जितना माल पड़ा है वो माल क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा या रहतिया कहलाएगा।
इसे हस्तस्थ रहतिया भी कहते हैं। हाथ में रहतिया, हस्तस्थ रहतिया, स्टॉक इन हैंड भी कहते हैं। एक व्यापारी इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है, स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिक रहा है। लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिक रहा है। मैंने आपको बताया था जैसे 31 मार्च है, तो 31 मार्च के दिन आपके पास बिना बिका हुआ माल कितना बचा है, वही माल क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। मान ले 31 तारीख को आपके पास बिना बिका माल 5 लाख का पड़ा है, तो 5 लाख का माल आपके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, अंतिम रहतिया कहलाएगा। इसे अंतिम स्टॉक भी कहते हैं और अंतिम स्कंद भी कहते हैं। एक उत्पादन कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी जो होती है, उत्पादन कंपनी जो उत्पादन करती है, निर्माण करती है, के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल, कि अंतिम दिन कितना कच्चा माल पड़ा है अपने पास, कितना अर्धनिर्मित यानी कि आधा अधूरा जो माल निर्मित पड़ा है, अर्धनिर्मित, आधा निर्मित है आधा नहीं है, तो अर्धनिर्मित कितना है और कितना निर्मित यानी कि पूरा का पूरा बन चुका है, तो वो भी इसी स्टॉक में शामिल की जाएगी। इसी प्रकार प्रारंभिक स्टॉक इसी लेखांकन वर्ष की प्रारंभिक स्टॉक राशि है। इसी लेखांकन वर्ष की प्रारंभिक स्टॉक राशि है। स्टॉक आपको दो रूप में बताएंगे, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक। जो 31 तारीख को अंतिम स्टॉक होगा वही वापस 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। जो 31 मार्च को अंतिम स्टॉक होगा वही वापस 1 अप्रैल को क्या कहलाएगा, वही 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, यानी कि प्रारंभिक स्टॉक राशि होगी। देनदार, देखिए देनदार प्राप्य खाते, जो प्राप्ति खाते हैं वे व्यक्ति या इकाइयां हैं। देनदार प्राप्य खाते जो होते हैं वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनसे व्यावसायिक संस्था, जिनसे जो व्यावसायिक संस्था है, व्यावसायिक संस्था को उससे वस्तुएं एवं सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले, वस्तुओं एवं सेवाएं उधार प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी है। इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्य राशि को अंतिम दिन का मतलब आप समझ जाइए 31 मार्च अंतिम दिन तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में परिसंपत्ति पक्ष, मैंने पक्ष आपको 2 बताया है, तुलन पत्र बनेगा। तुलन पत्र में आगे के वीडियो में बता दूंगा मैं आपको तुलन पत्र कैसे बनता है। तो तुलन पत्र में 2 पक्ष होंगे, एक साइड क्या होगी परिसंपत्ति और दूसरी साइड क्या होगी देयता पक्ष होगी। तो देनदारों को अपन कहाँ लिखेंगे, परिसंपत्ति पक्ष में लिखेंगे। देनदार यानी कि हमसे किसी ने उधार खरीदा है, हमसे किसी और व्यक्ति ने उधार खरीदा है और हम उस व्यक्ति से कुछ मांग रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हुए देनदार, वो संस्था को चुकाएंगे, भुगतान करेंगे, इसलिए वो क्या हो गए देनदार। इसलिए वो हमारी संपत्ति है, आवश्यकता के अनुरूप हमें उनसे पैसा प्राप्त हो सकता है। लेनदार में देखिए, लेनदार वे व्यक्ति या इकाइयां हैं जिनका किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा उनसे उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने के बदले भुगतान करना है। इसमें बताया है कि जैसे कि आपकी व्यावसायिक संस्था है, आपकी व्यावसायिक संस्था ने किसी और व्यावसायिक संस्था से कुछ माल क्रय किया है या उधार वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त की है और आपके द्वारा उनको भुगतान किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप उनके क्या हुए देनदार और वो आपके क्या हुए लेनदार होंगे। इन व्यक्तियों या इकाइयों को दे कुल धनराशि को अंतिम दिन स्थिति विवरण में विविध लेनदारों के रूप में देयता पक्ष की ओर दिखाया जाता है। वहीं स्थिति विवरण या तुलन पत्र कहें
तो तुलन पत्र में देनदारों को तो आप पता है कि देनदारों को तो संपत्ति पक्ष में, परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जा रहा है, और यहाँ पर जो लेनदार दिख रहे हैं आपको, इन लेनदारों को देयता पक्ष में दिखाया जाएगा। देयता पक्ष में आपको लिखना है लेनदार, और बताया जाएगा आपको कि कितने जितने राशि के लेनदार है उतनी राशि आपको लिखनी होगी।